हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है स्केल। स्केल को हम सभी लोग बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं और क्या करते थे स्केल से? स्केल की मदद से हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्केल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इजीली मेजर कर सकते हैं। पर सवाल पैदा होता है, इंजीनियरिंग में स्केल का कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, यहां पर स्केल का क्या यूज है? तो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो बातें आपके पास सामने आने वाली वो इजीली कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो सुने दोस्त, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पर, तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है तो हम साइज को रिड्यूस कर कर बनाते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, जैसे आपकी वॉच में लगे हुए पार्ट्स, आपके मोबाइल में लगे हुए पार्ट्स बहुत छोटे हैं, उनकी ड्राइंग बनाई जाएगी तो इनलार्ज कर कर बनाई जाएगी। ठीक इसी तरह अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है और मुझे उस एयरक्राफ्ट की ड्राइंग आपके सामने यहां पर ड्राइंग शीट पर बनानी है। सपोज कीजिए मेरे पास ये ड्राइंग शीट है और यहां पर उस एयरक्राफ्ट की ड्राइंग बनानी है। एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पार्ट्स होंगे? बहुत सारे, हजारों पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट लगा हुआ है, असेंबल है, और वो पूरी ड्राइंग मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। हम ऐसा सपोज करते हैं। लेट एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम साइज, कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है? लेट माना जो एयरक्राफ्ट है उसका साइज है 50 फीट, 50 फीट। 50 फीट की ड्राइंग यहां नहीं बना सकता, तो मैं इसके साइज को रिड्यूस कर कर बनाऊंगा। तो अब मैं रिड्यूस कैसे करता हूं, जरा गौर से देखिए। मेरे पास एक्चुअल साइज है 50 फीट, मैं इसको रिड्यूस करता हूं 25 टाइम्स। तो 25 गुना कम करने के लिए मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 फीट। तो मुझे ये समझ में आया, मैं यहां पर जो ड्राइंग बनाऊंगा वो ड्राइंग 2 फीट की बनाऊंगा, लेकिन वो 2 फीट की ड्राइंग कितने बड़े ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी? 50 फीट के। अभी हमने बात करी कि उस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ये बताइए क्या हर पार्ट को मुझे इसी रेशियो में रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई पार्ट छोटा है तो मुझे उसको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा? जैसे कोई पार्ट 3 फुट का है या 4 फुट का है, 50 फीट बहुत बड़ा है, या कोई पार्ट सिर्फ 12 इंच का है, तो मैं उसे रिड्यूस करूं या ना करूं? तो आंसर है बेटा कि मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, वो भी इसी रेशियो में। अगर मैं हर पार्ट को इस रेशियो में रिड्यूस नहीं करता हूं तो जो ड्राइंग बनेगी वो मैनिपुलेट हो चुकी होगी, जो ड्राइंग बनेगी वो बिगड़ चुकी होगी। तो हमें रेशियो का ख्याल रखना है, हर पार्ट को सेम रेशियो में रिड्यूस करना है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है, सपोज करो मेरे पास कोई पार्ट है उसी एयरक्राफ्ट के अंदर और उसका डायमेंशन है 21 फीट, 21 फीट, 21 फीट। अब मैं इस 21 फीट के ऑब्जेक्ट को, पार्ट को फिर रिड्यूस करूंगा इसी रेशियो में, कितना? 1/25। तो अब मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 0.84 फीट। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से 0.84 फीट ये निकल कर आएगा 0.84 फीट। अब आप बताइए, मैं 0.84 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, 0.84 फीट। 0.84 फीट का मतलब समझ रहे हैं? ये 1 फुट भी नहीं, ये 1 फुट से भी छोटा है। तो 0.8 मतलब जो फिट का 10वां हिस्सा होगा, मतलब फिट को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसका जो 8 पार्ट होगा वो ये होगा, और उस 10वें हिस्से के फिर 10 पार्ट करूं तो उसका जो चौथा पार्ट होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या मैं इतनी एक्यूरेसी के साथ लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा? द आंसर इज मैनुअली तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो सोचिए हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करूंगा सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 फीट की, 0.8 फीट। अब ये बताइए, जो प्रॉब्लम अभी मेरे पास आई कि इतना ज्यादा फ्रैक्शन आ गया कि मैं एग्जैक्ट उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा, उतना बड़ा पार्ट नहीं बना पाऊंगा, क्या ये प्रॉब्लम इस एयरक्राफ्ट में बहुत से पार्ट्स में आ सकती है या नहीं? द आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकती है। तो अगर मैं बार बार अप्रॉक्सीमेशन लेकर ड्राइंग बना रहा हूं तो अब आप सोचिए, क्या ड्राइंग का शेप बिगड़ चुका होगा? द आंसर इज यस। तो अब है हमारे स्केल का कमाल, अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। जो मैंने सवाल करा था कि हम इंजीनियरिंग में स्केल का कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, आइए देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड्स, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां, और ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं एग्जैक्टली 2 फीट की, और इस 2 फीट को मैं एक रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। ये मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया इधर, और यहां से लेकर यहां तक की लाइन मैंने कितनी ड्रॉ करी थी बताइए? 2 फीट। पर ये रिप्रेजेंट कितना कर रही है? फ्रॉम हियर टू हियर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 50 फीट, 50 फीट। अब मैं इस 50 फीट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। लेट ये सब 5 इक्वल है, मान लीजिए 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर यहां से लेकर यहां तक 50 फीट है और मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो हर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 10 फीट। 10, 20, 30, 40, और ये रहा आपके पास 50। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं हर पार्ट को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। 5, 5, 5, 5, 5, और मैं 10 पार्ट्स कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहां मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। मैंने यहां पर टोटल हर पार्ट के फर्दर 10-10 पार्ट कर दिए। अब आप मुझे बताइए, ये 10 फीट है, इसके 10 पार्ट कर दिए हैं, तो ये हर छोटा छोटा पार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो आंसर है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितना? 1 फीट। अब सोचिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? हमें 20 फीट को 25 टाइम्स रिड्यूस करना था। हमारे पास वैल्यू आई 0.84 फीट। हम मैन्युअली इतनी बड़ी लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन अगर अब मैं इस स्केल की मदद लूं और मैं इस 0 से यहां तक 20, और 20 के बाद ये जो पॉइंट आएगा दैट इज 21, यहां तक, इधर तक, अगर मैं प्रकार से यहां से लेकर यहां तक कंपास से मेजर करूं, और मेजर करने के बाद उतनी ही बड़ी लाइन अपनी ड्राइंग शीट में ड्रॉ करूं, तो अब आप सोचिए क्या वो एग्जैक्ट 0.84 फीट को रिप्रेजेंट करेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये है यूज स्केल का। हम इसलिए स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम इंजीनियरिंग में स्केल का कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि किसी भी स्केल पर बेस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी चीजों का मालूम होना जरूरी है? द आंसर इज टोटल 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है। और वो 6 चीजें क्या है, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बोर्ड रब कर देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो 6 चीजें क्या है। अभी आप बहुत गौर से देखिए, ये क्या था? क्या ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल साइज था? आंसर इज यस। मैंने इसको 25 टाइम्स रिड्यूस करा, तो ये क्या आया? ये आ गई आपके पास लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब वो लेंथ जो ड्राइंग शीट में ड्रॉ करनी है मुझे। और ये कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 50 फीट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने इस 50 फीट को कितने टाइम्स रिड्यूस करा, कितने गुना रिड्यूस करा? आंसर है सर आपने इसको 25 टाइम्स रिड्यूस करा, जो यहां देखकर पता चल रहा है। मेरे बच्चे, ये स्केल की जान है। दिस इज द हार्ट ऑफ द स्केल एंड इट इज कॉल्ड एज आरएफ। और आरएफ क्या? आरएफ का फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से अगर आप आरएफ की वैल्यू निकालिए एक्चुअल लेंथ और लेंथ ऑफ ड्राइंग की टर्म में, तो इज इक्वल्स टू ये होगा लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली समझे आरएफ क्या है। कोई आपसे पूछता है ये बताइए आरएफ क्या होता है, तो आप उसको फुल फॉर्म बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा आरएफ क्या है। तो आपको क्या पता चला? आरएफ क्या बता रहा है? आरएफ हमको ये बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने गुना, कितने टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं या कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। दैट इज आरएफ। क्या आरएफ की कोई डेफिनेशन, क्या आरएफ का कोई फॉर्मूला है? ये रहा आपके सामने। व्हाट इज आरएफ? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा था स्केल समझने के लिए 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है। मैंने 3 बातें बता दी। क्या क्या? एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ और आरएफ। आइए चौथी चीज सुनते हैं, फोर्थ वन। जो चौथी चीज है वो है साइजेस ऑफ स्केल। हमारे पास स्केल के 3 साइज हैं, फुल साइज, रिड्यूस और इनलार्ज। क्या बोला? फुल साइज, रिड्यूस और इनलार्ज।
3 साइज है हमारे पास स्केल के। अब आप सोचिए फुल साइज का क्या मतलब। फुल साइज का मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वही ड्राइंग लेंथ है। तो आरएफ की वैल्यू क्या हुई 1। तो सोचिए अगर रिड्यूसिंग स्केल की बात कर रहा हूं तो आरएफ की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। और एनलार्जिंग स्केल के लिए आरएफ की वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो मैंने अब आपको 4 बातें बता दी, एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ, आरएफ और साइजेस। और 5वें नंबर पर है आपके सामने यूनिट्स। जी हां फ्रेंड्स, यूनिट्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब आप स्केल बनाएंगे, आमतौर पर जो हम स्केल देखते हैं उनमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर होता है, पर हम यहां जो स्केल बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है उसको रिड्यूस या इनलार्ज करने के लिए। तो अब स्केल के अंदर जो यूनिट्स होंगी वो डिपेंड करेंगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप ऑब्जेक्ट को मेजर मिलीमीटर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो स्केल भी मिलीमीटर सेंटीमीटर में। अगर आप ऑब्जेक्ट को मेजर इंच और फीट में कर रहे हैं तो स्केल के अंदर भी इंच फीट होगा। अगर आप किलोमीटर, माइल्स, फरलॉन्ग, यार्ड, चेन, इंच, वर्स्ट जिसमें मेजर कर रहे हैं तो स्केल उन्हीं यूनिट्स में बनेगा। तो फ्रेंड्स, यूनिट्स का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूनिट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला लीनियर मेजरमेंट, दूसरा स्क्वायर मेजरमेंट और तीसरा MKS FPS यूनिट सिस्टम। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको कन्वर्जन कैसे किया जाता है यूनिट्स में ये बहुत आसानी से सिखाएंगे। तो 5 चीजें हो गई हमारे पास। नाउ द व्हाट इज 6th वन, छठे नंबर पर क्या है? तो 6th है टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल, हमारे पास टोटल स्केल के 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? प्लेन, डायगोनल, कंपैरेटिव, वर्नियर और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। पांचों स्केल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। हर स्केल पर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करे जाएंगे। इजी लेवल होगा, फिर एवरेज लेवल होगा और फिर एडवांस लेवल होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी 6 बातें बता दी हैं। आइए उन 6 चीजों को यहां पर बोर्ड पर कायदे से लिखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपसे बात करी थी यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले यूनिट को समझते हैं कौन कौन सी है और देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। यूनिट्स, यूनिट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नंबर 1 दैट इज लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट MSRNT आप समझ जाइएगा, ये मेजरमेंट लिखा है। अब लीनियर मेजरमेंट में मेरे पास 6 यूनिट है। पहली 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने सभी लीनियर मेजरमेंट लिख दिया। अब इसके बाद दूसरी बारी आती है मेरे पास, जो मैं लिखता हूं, इसको मैं अगर 1.1 कह दूं तो यहां मैं लिखता हूं 1.2 और ये है स्क्वायर MSRNT। समझ जाइएगा, स्क्वायर मेजरमेंट। अब स्क्वायर मेजरमेंट में क्या, तो ये बताइए स्क्वायर काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एरिया को मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए देखिए स्क्वायर मेजरमेंट में सबसे पहले नंबर 1 100 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एरिया है जिसमें ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो एरिया होगा वो 10 इंटू 10 100 mm के 100 सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं mm माफी चाहता हूं। ये अगर mm और ये भी अगर mm है तो टोटल एरिया हुआ 100 mm स्क्वायर। और 100 mm स्क्वायर का मतलब ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर 2 इज 100 सेंटी 1 डेसीमीटर स्क्वायर। नंबर 3 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बहुत से लोग यहां गलती करते हैं। 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 ARE, एयर। एयर एयर इज अ यूनिट, इट इज परफेक्ट स्क्वायर यूनिट। एरिया, एरिया मेजर करने के लिए 2 परफेक्ट स्क्वायर यूनिट है, एयर एंड हेक्टेयर। और एक और है, जी हां, एकड़। लेकिन ये एकड़ नहीं है। मैंने कहा कि 100 मीटर स्क्वायर के बराबर 1 एकड़ नहीं होता।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकड़ कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकड़ होता है, लेकिन 100 मीटर स्क्वायर के बराबर क्या होता है? 1 एयर, ARE। फिफ्थ नंबर पर 100 एयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, एंड सिक्स्थ वन इज 100 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो हेक्टेयर में स्क्वायर लगाएं, एयर में स्क्वायर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर इटसेल्फ अ परफेक्ट स्क्वायर यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास स्क्वायर मेजरमेंट। अब तीसरा मेजरमेंट सिस्टम जो मेरे पास है, दैट इज MKS/FPS मेजरमेंट सिस्टम 1.3। मैं यहां लिखता हूं MKS/FPS मेजरमेंट सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड/फुट पॉइंट सेकेंड। यहां पर सबसे पहले 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच। पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे 25 mm इज इक्वल टू 1 इंच। यहां मैं अप्रोक्सीमेट लगा देता हूं 1 इंच। फिर नंबर 2 पे 12 इंच विल बी इक्वल टू 1 फुट। नंबर 3 feet is equals to 1 yard. 220 yard is equals to 1 furlong. 8 furlong equals to 1 mile, and sorry, this is 5 and this is 6, and 1 mile equals to 1.6023 किलोमीटर। इतनी यूनिट्स हैं जिनके साथ हम खेलेंगे, जिन पर बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप किसी भी कीमत पर इन यूनिट्स को याद करने का, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं इन पर बेस्ड आपको बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। आप चाहें तो इनको रजिस्टर पे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप हर यूनिट को आराम से लिख लें। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में। ये जो यूनिट्स यहां पर आपके सामने लिखी है, मैजिकल तरीका है ये जो लिखा हुआ है। ये सारी यूनिट कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी के बाद डी आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव। तो मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्वर्जन में दिक्कत होती है। मैं फिर बोलूंगा कि मैं माफ़ी चाहूँगा उन बच्चों से जो एवरेज लेवल से ऊपर हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो कोर्स है, ये हर बच्चे को ध्यान में रखकर बात करिए, और सबसे नीचे लेवल पर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बच्चों को लेकर जाना है। तो मैं हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। जिन बच्चों को आगे बढ़ना है वो बिल्कुल वीडियो को आगे बढ़ाकर आगे देख सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। तो फ्रेंड्स, सामने देखें ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे, तो इट्स वेरी इजी। किलोमीटर से कहां जाना है? mm में। तो अब आप सच बताइए 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे? तो देखो सामने आओ, किलोमीटर के 1 10, 2 3 4 5 6 10 मिले, तो हमें पता चला 1 किलोमीटर में 10⁶ मिलीमीटर होंगे। और अगर मैं इसको उल्टा करूं और मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ 1 mm में कितने किलोमीटर होंगे, तो आपका आंसर होगा 10⁻⁻⁶ किलोमीटर होंगे 1 mm के अंदर। ठीक इसी तरह अब मैं पूछता हूं, अब आप बताइए 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आंसर है डेकामीटर के सामने सेंटीमीटर तक आ जाओ, 1 2 3 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ठीक इसी तरह 1 किलोमीटर में 10⁶ mm, 10⁵ सेंटीमीटर, 4 डेसीमीटर और 3 मीटर, 2 डेकामीटर और 1 हेक्टोमीटर। अब मैं पूछता हूं, ये बताइए 1 माइल में कितने mm होंगे? 1 माइल में कितने mm होंगे? तो आंसर है 1 माइल में, ये मैं यहां लिखना भूल गया था, दिस इज 8 फरलॉन्ग। 8 फरलॉन्ग में 1 माइल होते हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूं 1 माइल में कितने mm होंगे? तो आंसर बहुत इजी है। 1 माइल में 8 × 220 × 3 × 12 × 25.4 mm होंगे। आई रिपीट, 1 माइल में 8 × 220 × 3 × 12 × 25.4 mm होंगे। अब मैं पूछूं 1 माइल में कितने किलोमीटर होंगे? सर सामने लिखा हुआ 1.6 किलोमीटर। कैसे आया? 8 × 220 × 3 × 12 × 25, कहां पहुंच गए? mm में। अब mm को कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो पता चला कि अगर मैं 10⁻⁻⁶ से सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 1 माइल में 1.6 किलोमीटर कैसे आया।
तो फ्रेंड्स ये था कन्वर्जन, जो बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। तो अब हम 6 पैरामीटर्स को आपके सामने पूरी तरह यहां लिखने जा रहे हैं। आप इसको रजिस्टर पर बिल्कुल कायदे से लिखिएगा, लेकिन उससे पहले स्केल की डेफिनेशन क्या है तो आप सुन लीजिए क्या है स्केल की डेफिनेशन। स्केल इज अ डिवाइस which is used to measure any size of the object, but in engineering the construction of a scale is used to reduce or enlarge the size of the object without manipulating the shape. इतना लिखने के बाद आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं, to understand scales 6 parameters are necessary and these are, अब नंबर 1 2 3 4 5 6 मैं बोर्ड रब करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने 6 पैरामीटर मैं लिखने जा रहा हूं। नंबर 1 इज RF, और RF का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा ये L लेंथ है। फिर इसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बात करता हूं साइजेस। कितने साइज थे सोचिए जी, हमारे पास 3 साइज थे। पहला साइज क्या? FULL फुल साइज स्केल। दूसरा रिड्यूसिंग S stands for scale, and third one is enlarging scale। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए इसका RF कितना? द आंसर इज 1। इसके लिए RF कितना? लेस देन 1। इसके लिए RF कितना? ग्रेटर देन 1। नाउ 1 2 थर्ड वन, तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर है यूनिट्स, और यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता चुका हूं। फोर्थ वन इज चौथे नंबर पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स कितने हैं? टाइप्स 5 है हमारे पास। क्या क्या? प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो 5 टाइप्स है हमारे पास। फिर फिफ्थ नंबर पर जो हमारे पास चीज आती है उसको कहते हैं एल मैक्स। ये एल मैक्स क्या? घबराइए नहीं, ये बस सोचिएगा मैंने नहीं बताया, मैं बता चुका हूं। याद करिए, एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम साइज कितना था? 50 फीट। बस वो एक्चुअल लेंथ ही एल मैक्स को हम कह रहे हैं। एल मैक्स एक्चुअल लेंथ है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एल मैक्स मतलब मैक्सिमम लेंथ। किसकी? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लेंथ। एंड सिक्स्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल। अब आप सोचेंगे सर ये क्या है, ये नहीं बताया आपने, तो यकीन करिए ये भी आपको बता चुका हूं। कैसे? याद कीजिए, मैंने यहां एक स्केल बनाया था, और जब मैंने यहां पर एक स्केल बनाया था तो उस स्केल की लंबाई कितनी ली थी? याद कीजिए 2 फीट। और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था 50 फीट को। 2 फीट की लेंथ 50 फीट को रिप्रेजेंट कर रही थी। 50 फीट एक्चुअल लेंथ थी, ये ड्राइंग लेंथ थी। यही एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लेंथ थी, और ये ड्राइंग लेंथ ऑफ स्केल। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेंथ ऑफ स्केल डिनोटेड बाय कैपिटल एल। एंड रिमेंबर रेड पेन से लिख रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर mm। हम जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे mm में कैलकुलेशन करेंगे। सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपने नॉर्मल स्केल का बिल्कुल सबसे मिनिमम जो काउंट है हम उस पर काम करेंगे। और mm इज द यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग। कहा जाता है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल डायमेंशंस आर इन mm, अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड। सारे नामांकन mm में होंगे, अन्यथा दर्शाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ स्केल का कोई फॉर्मूला सोचिए जरा। लेंथ ऑफ स्केल का क्या कोई फॉर्मूला था? हाँ बिल्कुल था। यहां पर जल्दी से देखिए, यहां पर था एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय RF इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ड्राइंग। क्या मैं इस लेंथ ऑफ ड्राइंग को ही लेंथ ऑफ स्केल कह रहा हूं? हाँ। क्या ये एक्चुअल लेंथ एल मैक्स है? यस। तो अब आप सोचिए लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है? तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल्स टू RF मल्टीप्लाइड बाय एल मैक्स। खत्म। तो ये वो 6 चीजें हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए
किसी भी स्केल को क्वेश्चन करने से पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने स्केल की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आपको समझाई। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम स्टार्ट करेंगे पहला टाइप, जिसका नाम होगा प्लेन स्केल। मेरी रिक्वेस्ट है आप इन सभी चीज़ों को बहुत कायदे से अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंतजार रहेगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।